So now we are going to continue with individual demand yesterday, the individual demand determinant where we stopped yesterday. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसके अंदर जो इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट है कि इंडिविजुअल डिमांड किस पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप dx भी लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग व्हिचएवर यू फील एज। ठीक है, आप बस जब इसका एक्सप्लेनेशन दोगे ना किसी आंसर के अंदर, सपोज इसका एक्सप्लेनेशन देते हो तो आपको सब चीज का वेयर करके बताना होगा, dx और Q इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे करके आपको बताना होगा ताकि टीचर को क्लियर हो जाए। आप इसको कुछ भी रखो, RX रखो, ZX रखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने ये बता दिया कि ये वैल्यू जो आपने पुट करी है, जो आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि इसका मतलब क्या है। आपने अगर वो नहीं बताया तो मेरे लिए सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार मैं इसको मिटाता हूँ और हम लोग देखते हैं क्या करती है। Q इज इक्वल टू क्या था, फंक्शन ऑफ क्या क्या था, PX का मतलब प्राइस ऑफ दी कमोडिटी X, एक बार हम लोग PX रख रहे हैं इसको। ठीक है, और क्या होगा, प्राइस ऑफ दी रिलेटेड कमोडिटी PR, प्राइस ऑफ दी रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी के अंदर क्या क्या आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कल हमने क्लास में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि आपके अनरिलेटेड गुड्स और रिलेटेड गुड्स का क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वो क्लियर हो चुका था कल की क्लास के अंदर। ठीक है, PX PR, और क्या क्या होगा, इनकम Y से हम इनकम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, और E एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, वेयर आपको कैसे लिखना है, वेयर dx और Q इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, PX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी X, PR is equal to price of the related commodity, related commodities। या फिर रिलेटेड कमोडिटीज आप जो दोनों लिख सकते हो। Y is equal to इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, T is equal to टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, and E is equal to expected प्राइस इन फ्यूचर, या फिर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर डील्स, आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने बता दिया कि इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट क्या क्या है और इंडिविजुअल डिमांड किसी चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कल एक चीज बहुत क्लियर की थी, जो सेकंड पॉइंट था प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और अनरिलेटेड गुड्स और रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। अब जब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने पहले एक बार बात करी थी नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे जो डिपेंड करता है वो आपके नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स पे डिफरेंटली काम करेगा। ये मैं एक बार ये पूरा रफ कर रहा हूँ, ये बहुत क्लियर है आपको जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, मेरे को डिटेल में यहाँ पर जरूरत नहीं है अभी आपको इसकी, बिकॉज इट हैज बीन वेरी क्लियर टू यू। आई बिलीव 2-3 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के बाद सीधा मंडे को क्लास लगेगी, कल और परसों 2 दिन आपका ऑफ है। अब हर वीक 2 ऑफ रहेगा। इस वीक में आपको सैटरडे और संडे ऑफ दिया गया है, अगले वीक से आपका जो ऑफ होगा वो थर्सडे और संडे रहेगा। ठीक है, ठीक, रेगुलरली। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनकम जो है, इनकम के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इनकम डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करता है कौन कौन से गुड टाइप्स को। हम लोग जनरली 2 गुड टाइप्स मानते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड
और एक गुड्स मानते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझ लो। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का डिफरेंस समझना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज अगर हम नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का डिफरेंस नहीं समझेंगे तो हमें इनकम का इफेक्ट समझ नहीं आएगा। बिकॉज नॉर्मल गुड्स पे इनकम अलग तरीके से इफेक्ट करता है और इंफीरियर गुड्स पे इनकम अलग तरीके से इफेक्ट करता है। ओके, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड्स किस टाइप के गुड होते हैं? जिसके अंदर जो इनकम होता है वो डायरेक्टली आपको क्या बोलते हैं, इफेक्ट करता है उस गुड्स के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका इनकम बढ़ा तो आप उसका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दोगे। अगर आपका इनकम घटा तो आप उसका क्वांटिटी डिमांड भी घटा दोगे। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to this type of goods. These type of goods. इसका मतलब बहुत सिंपल है। जो नॉर्मल गुड्स होता है वहां पर इनकम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ अ कंज्यूमर इनकम राइजेस, नॉर्मल गुड्स की वो जो डिमांड है वो भी वो बढ़ा देगा, उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या याद रखना, जो हमने पहले बताया था, अदर डिटर्मिनेंट, जो भी बाकी डिटर्मिनेंट्स है जैसे पी एक्स, पी आर, टी और ई, ये सारे कांस्टेंट रहने चाहिए। हम जब भी कोई एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं उन्हें कांस्टेंट मानते हैं इस केस सिनेरियो में। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स वो है जो कि पूरा इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं इनकम के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे गुड्स जिसके अंदर अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप उसकी खपत, दैट मीन्स योर क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, आप उसकी खपत कम कर देते हो। वाई? बिकॉज वंस योर इनकम इज राइजिंग। तो जो इंफीरियर काइंड ऑफ गुड्स होते हैं जो कि आप अभी तक इसलिए खरीद रहे थे बिकॉज आपकी इनकम अच्छी नहीं थी, तो जब आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, जैसे सपोज करो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे सपोज करो आप राइस लेते हो, मोटे चावल आते हैं। ठीक है, मोटे चावल का जो प्राइस होता है वो कम होता है। ठीक है, और एक बासमती राइस आता है, उसका प्राइस ज्यादा होता है। अब आपका इनकम इस लेवल पे है कि आप बासमती राइस खरीद नहीं सकते, तो मोटे चावल को आप खरीदोगे। बट अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो इंफीरियर गुड ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटल नॉर्म हम उसे कहते हैं कि वो इंफीरियर गुड है। ठीक है, वो 40 रुपया किलो या 45 रुपया किलो होगा, 40-45 रुपीज तक किलो आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे यार थोड़ा बेटर राइस खाते हैं, जो जब खाते ना तो खुशबू आए पूरे घर के अंदर। तो आप क्या करोगे? अब उसका 45 रुपीज की जगह जो 80 रुपीज का चावल है, 80 रुपीज का किलो राइस है, वो आप खरीदना स्टार्ट कर दोगे। वाई? बिकॉज योर इनकम है राइजिंग। जैसे ही इनकम राइज करता है आप क्या करते हो? इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड की तरफ चले जाते हैं। तो क्वांटिटी जैसे ही आपका इनकम राइज करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल गुड के लिए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंफीरियर गुड के लिए। इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, इससे आगे का सेंटेंस वैसा ही है जैसे वहां पर है। आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है एवरीवन। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट नजर आए प्लीज आप वो क्वेश्चन पूछिए मेरे से, अपने आप को अनम्यूट करके, वेट ना करें हैंड रेस करने का एंड ऑल, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी द क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर हम जाते हैं तो इनकम इफेक्ट जो है दोनों केस में क्या हो जाएगा? इसके केस में इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है, इनकम का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है इसके केस में, और इसके केस में इनकम का इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसके केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, और इंटीरियर गुड्स के केस में इनकम का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर ना एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी दी एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। मतलब क्या हो गया? ये नीड के प्रोडक्ट हो ये जरूरी नहीं है। नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी दी एसेंशियल गुड फॉर लाइफ। essential goods for
लाइफ। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे गुड्स हो जो कि एसेंशियल हो, मतलब लाइफ में जीने के लिए जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा केस सिनेरियो नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन इंटीरियर गुड्स जो होते हैं वो हमेशा लाइफ के एसेंशियल्स के लिए जरूरी होते हैं, मतलब लाइफ जीने के लिए जरूरी होते हैं। तो इंटीरियर गुड्स क्या हो गए? इंटीरियर गुड्स आर ऑलवेज एसेंशियल फॉर लाइफ। इंटीरियर गुड्स are always essential for life। ये लाइफ के लिए बहुत नीडफुल होते हैं और बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी कंफर्ट वाले गुड्स या कोई भी लग्जरी वाले गुड्स नहीं आ सकते इंटीरियर गुड्स के अंदर। बट ऑब्वियस है वो इंटीरियर क्वालिटी के क्यों मार्केट में चल सकते हैं? क्योंकि वो नीडफुल है। अब कोई पुअर पर्सन है, पॉवर्टी लाइन के अंदर रहता है, तो वो कोअर्थ ग्रेन या कोअर्थ क्लोथ ऐसा पहन लेगा, कोई ऐसे कपड़े पहन लेगा जो कि बहुत चीप मिलते हैं उसे। लेकिन जो महंगा कपड़ा कभी भी इंटीरियर गुड्स में नहीं आ सकता। बहुत अच्छा कपड़ा जो है वो इंटीरियर गुड्स में कैसे आएगा? तो यहाँ पर ये बात समझ कर रखनी पड़ेगी कि इंटीरियर गुड्स के अंदर खाली एसेंशियल्स आते हैं। नॉर्मल गुड्स में समटाइम्स देयर आर एसेंशियल्स, समटाइम्स देयर आर नॉट द एसेंशियल्स फॉर लाइफ। वो कंफर्ट जोन के गुड्स भी हो सकते हैं, लग्जरी के गुड्स भी हो सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन होता है कमोडिटी के प्राइस के साथ। तो मतलब क्या हो गया? अगर सपोज करो पीएस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन है। इन केस ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिर जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगा। बट सेम केस सिनेरियो इज नॉट देयर विद द इंटीरियर गुड्स। इंटीरियर गुड्स के साथ सेम नहीं होता। तो ये जो बेसिक एजम्पशन है डिमांड के और डिमांड की जो प्रॉपर्टीज है, इसके कई बार एक्सेप्शन में भी काम करते हैं, इसके कई बार अगेंस्ट में भी काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल गुड्स का जैसे अगर सपोज करो प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ जाएगा, नॉर्मल गुड्स का सपोज करो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिर जाएगा। बट दैट्स नॉट द केस विद द इंटीरियर गुड्स। इंटीरियर गुड्स का सपोज करो प्राइस बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सपोज करो प्राइस गिरता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉर्मल गुड्स खरीद रहे थे वो ये देखेंगे ओ इंटीरियर गुड्स का डिमांड प्राइस गिर गया, चलो इंटीरियर गुड्स खरीदते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे होते कि नॉर्मल गुड्स के केस सिनेरियो में क्या होता है, वो अपने केस पे रहते हैं। इंटीरियर गुड्स के केस में ऐसा काम नहीं करता कि आपका प्राइस गिर गया तो अचानक से कोई नॉर्मल गुड्स खरीद रहा है वो आपको इंटीरियर गुड्स खरीदने लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंटीरियर गुड्स, और कैसे इनकम काम करता है इन दो गुड्स के केस में। तो हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे? इनकम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दीज टाइप ऑफ गुड्स, मतलब नॉर्मल गुड्स। अगर आपका इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और इंटीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो। आई बिलीव यहाँ तक सबको क्लियर है। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। I'm waiting for any question from your side. नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट की तरफ। It is very clear to you all, except Ishan Khatri, everyone has raised their hand. चलो अब हम लोग मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट में कोई खास ज्यादा चेंज नहीं होता, सिर्फ दो नई चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो हम लोग मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट को कैसे लिख देंगे? MKT.DX, एक बार क्यू हटा देते हैं हम लोग, DX ही मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे F फंक्शन ऑफ PX प्राइस ऑफ द कमोडिटी, X PR प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, Y इज इक्वल टू इनकम, C is equal to age of the consumer, E is equal to expected prices by the consumer। एक्सपेक्टेशन जो हो रहे हैं by the consumer वो भी इसमें आते हैं। अब मार्केट के अंदर दो नई चीजें जुड़ जाती है, एक पॉपुलेशन साइज और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक जुड़ जाएगा N, पॉपुलेशन
साइज, और दूसरा हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब YN कर दो, या फिर आप कुछ और लिख दो, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम DI लिख दो ताकि आपको याद है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ तक तो आपका पॉइंट वेरी क्लियर है कि ये मार्केट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, तो ये मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर दो नई चीजें जुड़ गई, एक N और एक DI। N का मतलब क्या हो गया, N को आप वेयर N इज इक्वल टू पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स। अब इसको समझो, आपके मार्केट एरिया, अभी तक हम लोग इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, हाउ यू आर गोइंग टू डू द थिंग। लेकिन अब हम लोग मार्केट एरिया को पढ़ रहे हैं, तो मार्केट एरिया के अंदर क्या आ जाएगा कि उस एरिया के अंदर कितना पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन किस तरीके से डिवाइडेड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उस एरिया में कितना पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइडेड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एरिया से पॉपुलेशन कम होता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एवरी प्रोडक्ट विल गो डाउन, ऑब्वियस की बात है ना। और अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगा। एम आई राइट, ये चीजें तो होनी है। लेकिन अब यहाँ पर और एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है, अगर आप कभी इकोनॉमिक्स में मतलब आप आगे बढ़ोगे, बिजनेस करोगे या इकोनॉमिक्स में आगे जाओगे, आई वुड लव कि कुछ स्टूडेंट्स आप में से बिजनेस भी करें, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पढ़ाई को इसलिए मानते कहीं कहीं पे जाके बहुत अच्छे से जॉब करें किसी के अंदर, जरूरी नहीं। हम बिजनेस भी कर सकते हैं और काफी लोगों को जॉब दे सकते हैं। दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डू इन इंडिया एक्चुअली। तो आप अगर किसी भी दिन अपना बिजनेस खोलना चाहोगे या किसी भी दिन आपको अगर किसी कंपनी में भी लगते हो तो वो आपको कहेगा रिसर्च वर्क करना। रिसर्च वर्क में क्या होता है, रिसर्च वर्क में यही होता है कि मार्केट स्टडी होती है। सपोज आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हो तो आप पहले मार्केट स्टडी करते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसको हिट करेगा, किसके लिए बना रहे हैं और उनकी क्या क्या डिमांड है, उसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर की ये जो डिमांड करते हैं वो फुलफिल हो जाए और वो जो बाजार में 10 तरीके के प्रोडक्ट है उसको छोड़ के मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, तो इसके अंदर पॉपुलेशन कैसे प्ले करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके एरिया के अंदर वुमेन की पॉपुलेशन ज्यादा है, गर्ल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जितने भी गर्ल्स के प्रोडक्ट है या वुमेन के प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेंगे आपके एरिया में। ठीक है, या आपके एरिया में यूथ ज्यादा है, यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपके एरिया में यूथ वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा चलेगी। जैसे आपको परफेक्ट एग्जांपल देते हैं बीकानेर में, आप ऑल ओवर बीकानेर में कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपको जितने ब्यास कॉलोनी में अचानक से रेस्टोरेंट खुलते हुए दिखे थे लास्ट ईयर, मैंने इसको स्टडी किया था, मार्केट स्टडी जब हमने किया तो मैंने पाया कि ब्यास कॉलोनी के अंदर हर 2-3 आप प्लेसेस को छोड़ो, हर 2-3 जगह के बाद आपको एक ना एक नया रेस्टोरेंट खुलता हुआ दिख रहा था। ठीक है, वाई, बिकॉज यूथ की पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा है, तो लोगों को लगता था कि यूथ यहाँ पर है, यहाँ पे लोग सारे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे क्लासेज होती है, तो यहाँ पर आप खोल दो चल ही जाएगा। वो अल्टीमेटली वहां से निकलेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे और घर चले जाएंगे। बेसिकली एक एडल्ट पर्सन जो होता है वो जब कमा के आता है घर पे तो वो उतना खर्चा नहीं करता। थिंक अबाउट योर डैड और मॉम, वो जनरली बाहर जाके रेस्टोरेंट पे या तफरी मारने के लिए या कुछ भी खाने पीने के लिए खर्चा नहीं कर रहे होते। बट आप अगर अपने बारे में सोचेंगे तो आपकी जो पॉकेट मनी मिलती है या फिर जो भी रुपया मिलता है आपका बेसिकली इसी चीज में जाता है कि आज इस रेस्टोरेंट में खा लिया, आज क्लास से आ रहे चलो यहाँ बैठ के कचौरी समोसा खा लिया, यहाँ बैठ के पिज्जा खा लिया, है राइट। तो इसीलिए व्यास कॉलोनी के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो यूथ ओरिएंटेड थी, तो वहां पर अचानक से एक साथ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते दिखे। वैसे ही जो डिमांड होती है, अगर आप मार्केट डिमांड की बात करते हो तो मार्केट डिमांड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, नंबर वन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड, उतना ज्यादा सर्विसेज डिमांडेड, और नंबर वन, नंबर टू, किस टाइप की पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है, मेल पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है या बेबी पॉपुलेशन ज्यादा है, किस हिसाब से पॉपुलेशन है उसके अनुसार आपका डिमांड रहता है उसके अंदर। तो आई बिलीव ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि YN पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर मार्केट डिमांड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जैसे सपोज करो जो मैंने DI लिखा हुआ है, DI इट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत सिंपल है इसको समझना। आप अगर
जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया को ले लो, यहाँ पर अगर आपका इनकम जो है इंडिया का, अगर जीडीपी जो है उसको हम लोग इक्वली डिवाइड कर दे इंडिया के पूरे पॉपुलेशन की तरफ, अगर सारे पॉपुलेशन के पास जीडीपी को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे तो हर इंसान के पास आज पर मंथ के बेस पर मिनिमम, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट फिगर कितना होगा, मैं अगर एजम्पशन लेके चलता हूँ कि इतना तो होगा ही होगा, 35 से 40 हजार रुपया हर इंसान के पास मिनिमम हर मंथ का इनकम होगा। तो अगर आप हर मंथ के इनकम में 35,000 टू 40,000 मान लेते हो जीडीपी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया के अंदर हर फैमिली के पास, ठीक है, तो क्या होगा, आपका डिमांड मार्केट के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली मार्केट में पैसा जाएगा, क्योंकि जब आता है चीज, जब आपके पास मनी आएगी तभी आप खर्चा करोगे, और जब हर फैमिली के पास एक काइंड ऑफ पैसा होगा तो क्या होगा, मार्केट में हर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन क्योंकि रिच पीपल के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा रहता है, वो चाहे आप इंडिया ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे कोई भी कंट्री ले लो, जो भी रिच पीपल होते हैं, जो कि उस कंट्री के पॉपुलेशन का 5 या 10% हिस्सा होगा, उसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी रहता है। 80 to 90% पीपल के पास, उसका मतलब आप समझ लो हाफ मनी इज डिवाइडेड इनटू देम एंड हाफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 90% ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद हाफ का भी आप 25% करो, फिर पुअर पीपल का रेशियो आ जाएगा, फिर पॉवर्टी स्ट्रिकन का रेशियो आ जाएगा। इस वजह से आप उस लेवल का डिमांड नहीं ले सकते। तो अगर इनकम इक्वली डिवाइडेड है तो आपका डिमांड बढ़ेगा उस मार्केट एरिया में, और अगर इनकम इक्वली डिवाइडेड नहीं है तो क्या होगा, रिच पीपल के पास ज्यादा इनकम है तो रिच लोग जो डिमांड करते हैं कंफर्ट के, लग्जरी के आइटम, उसका डिमांड ऊपर रह जाएगा, और जो पुअर पीपल डिमांड करते हैं वो अपनी जगह पर स्थित रहेगा, लेकिन नॉर्मल गुड्स के डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड बढ़ा नहीं सकते। तो अल्टीमेटली क्या क्या पता चला हमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर जितना इक्वलाइज की तरफ जाएगा उतना मार्केट का डिमांड बढ़ेगा और उतना ज्यादा बेटर इकोनॉमी होती जाएगी। इसीलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं, ये जो हम लोग छूट देते हैं गरीबों को, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो अलग अलग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हम लोग छूट दे रहे होते हैं, अलग अलग जगह उनको रिजर्वेशन मिल रही होती है, वो एक्चुअल में यही ट्राई होता है, वो किसी तरह, बस किसी तरह इस लेवल से उठ के थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो जैसे ही वो ऊपर आएंगे तो उनके घर की स्थिति बेटर होगी, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के लिए भी बढ़िया होगा और पूरे इंडिया की इकोनॉमिक धीरे धीरे सुधरती जाएगी। जिसका इफेक्ट हुआ है, नो डाउट काफी इफेक्ट हुआ है पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हमने सोचा था, बिकॉज कहीं ना कहीं पैटर्न जो है वो गलत रहेगा। जैसे मेरा मानना है कि पैटर्न शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अगर करना भी था तो 10 साल का करके जो पहले प्रिस्क्राइब हुआ था वहां पे रोक देते, उसके बाद अकॉर्डिंग टू इनकम दे देते। जैसे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ट्राइब का हो, उसको आप रिजर्वेशन दे दोगे, उसको आप छूट दे दोगे। लेकिन अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट, ट्राइब, किसी भी पॉपुलेशन में आता है, ठीक है। इस वजह से वो पूरा का पूरा सुधरा नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और दीज आर दी मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से हैं? पीएच, PRYTE, PH price of X, price of related goods, Y is equal to income, T is equal to taste preference of the consumer, E is equal to expected prices and the future by the consumer। ये हो गया, खाली ये 5 की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स है। फिर जब आप +2 कर देते हो, मतलब नंबर ऑफ बायर्स, पॉपुलेशन इन दैट एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दैट मार्केट प्लेस और इन दैट एरिया, तो बन जाता है मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट। आई बिलीव यहाँ तक सबसे क्लियर है, एंड अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड, और अगर कुछ डाउट है यहाँ पर तो आप मेरे से पूछ लीजिए फटाफट। चलो वेरी गुड। जो 2 बच्चे गाँव अराउंड जो आ रहे थे, अब देखो जो लोग इरेगुलर हो रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा बाद में, बिकॉज इतने डिटेल्स में जाके कोई भी जल्दी से पढ़ाएगा नहीं इकोनॉमिक्स को। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके पास जब टाइम कम हो तो आप इतने डिटेल के अंदर जाए। तो आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो कि आते हैं बीच में क्लास छूट जाते हैं या फिर आ नहीं रहे, तो उनको कह दीजिए कि प्लीज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन जॉइन द क्लासेज एंड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम द बेस ऑफ इट। आगे आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ने के अंदर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। मैंने आपको कल कहा था
कि हम पहले इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट से खत्म करेंगे, उसके अंदर नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स करेंगे, उसके बाद मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट की तरफ जाएंगे एंड देन वी विल स्टडी लॉ ऑफ डिमांड। तो आज का लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? आप लोग अपना, हाँ देवांशी बोलो, आपने रेज हैंड किया। अच्छा, मेरी बाद में कर लिया। ओके फाइन, तो चलो अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड करते हैं। आपके पास कॉपी पेन होगा, लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख लीजिए। एंड एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब लॉ ऑफ डिमांड या डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, तो प्लीज 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 जैसे आपको लिखाया जा रहा है, जैसे आपके बुक में है, वैसे ही लिखे। इनके डेफिनेशन आप चेंज ना करें कृपया करके, प्लीज डोंट चेंज द डेफिनेशन ऑफ दिस। चलिए कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में और लिखना स्टार्ट करिए। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट the law of demand states that, comma, other things remaining constant, the law of demand states that, comma, other things remaining constant, comma, there is an inverse relationship, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity, OWN, own price of the commodity. I'm repeating it, please write it down. The law of demand states that, comma, other things remaining constant, comma, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity, between quantity demanded and own price of the commodity. अब देखो ये जो हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया था, मार्केट डिमांड कर्व बनाया था, इन सब के अंदर आपको ये दिख रहा था कि ये सब इनवर्स रिलेशन में होते हैं। लेकिन सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको कि प्रूव दैट लॉ ऑफ डिमांड इज ट्रू, या फिर प्रूव दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो आप कैसे प्रूव करोगे? आपको एक टेबल शेड्यूल, पहले आप ये लॉ लिख दोगे, फिर उसके बाद आपको एक स्मॉल टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उसको आप एक कर्व के थ्रू प्रेजेंट कर दोगे। तो सपोज करो ये क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। तो आपको क्या करना है? एक डिमांड शेड्यूल बनाना है, डिमांड शेड्यूल, ठीक है। एक डिमांड शेड्यूल बनाया छोटा सा आपने, ओके। यहाँ पे लिख दिया पी एक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सपोज करो पी एक्स की प्राइस है 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड है 20, पीएक्स की प्राइस गिर गई 8 रुपए हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के हो गया 24, ठीक है। ऐसे ही करके और नीचे चले गया 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। फिर आप इसका एक काम करोगे क्या, यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर दोगे और बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना, सारी डिटेलिंग ग्राफ के दिए हुए होने चाहिए, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था एग्जाम लेने से पहले। तो यहाँ पर आपका पीएक्स शो करेगा, ठीक है, इन रुपीज। यहाँ पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप डाल दोगे 2, 4, 6, 8 और 10, और यहाँ पर आ गया आपके 5, 10, 15, 20, 25, 30, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? जब क्वांटिटी प्राइस ऑफ एक्स 10 है तो आपका मनी आप क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 20, तो आप यहाँ पर कर दोगे। फिर आपका जब 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया
25, तो आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपका जब 6 का तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 30, ये आपका आ गया। ये पूरा का पूरा इस तरह आपका बन जाएगा और आपका ये जो रेशियो है वो ऐसे बन जाएगा। जब ये था ये हो गया, जब ये था तो ये हो गया, और जब ये था तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप डिटेल्स लिख दोगे, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये P3 हो गया। ऐसे करके आप प्रूव कर दोगे। उसके बाद 3-4 स्टेटमेंट लिख के दैट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ व्हिच हैज बीन शोन अपवर्ड, it is proved that the moment the price of the commodity X rises, the quantity demanded by the market or by that individual person falls. So it is proved, hence it is proved that price of the commodity is inversely proportional to quantity demanded, and hence law of demand is true. ठीक है, तो ऐसे करके आपको प्रॉपरली इस चीज के स्टेटमेंट को लिख के पूरा का पूरा चीज आपको बताना पड़ेगा व्हेन इन इकोनॉमिक एग्जाम आपको अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड प्रूव हो गया, मैंने लॉ ऑफ डिमांड लिखा दिया। अब एजम्पशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मेरे को कौन बताएगा? Raghav Modi, what are the assumptions of the law of demand? Raghav? Anyone else who wants to speak up? What are the assumptions of the law of demand? What easy है? Yes, Anjali, go for it. Anyone please, जिसको पता हो, ये मैंने करवा दिया है। आप प्लीज एक बार याद रखिए कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या बोला हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बोला है प्राइस ऑफ दी कमोडिटी एक्स अगर बढ़ता या घटता है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं अगर आपको सिर्फ उसी को लेकर चलना होता है, बाकी चीजें जो डिटर्मिनेंट होती है डिमांड की वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो अगर वो कॉन्स्टेंट होगी तो वहीं से तो निकलेगा एजम्पशन आपका। एजम्पशन कैसे निकल रहा है आपका? एजम्पशन ये हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स, मतलब इनकम भी कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स इज आल्सो कांस्टेंट, एंड कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। और कंज्यूमर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि नियर फ्यूचर के अंदर कमोडिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो ऊपर या नीचे जाएगी। और यही आपका डिटर्मिनेंट्स है आपके डिमांड के। आप हमने जब डीएस लिखा था इंडिविजुअल के लिए अगर हम डिमांड डिटर्मिनेंट्स मानते हैं तो क्या मानते हैं? डीएस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टी टेस्ट एंड ई एक्सपेक्टेशन। इनमें से अगर खाली आप पी एक्स की बात कर रहे हो जो ऊपर नीचे करेगा तो एजम्पशन क्या हो जाएंगे? बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। आपको वही एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के यही एजम्पशंस होते हैं। क्या यार आप लोग मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बाब प्लीज। जब हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होगा सब कुछ, इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता है कि आप अगर जो चीज पहले पढ़ रहे हो बाद में उससे कनेक्शन में आएगा ही आएगा, तभी वो उसके बाद आ रहा है। यस वाहिनी। यस सर। What happened? Why have you not given the answer? क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है? सर आ गया समझ। नहीं, मैंने जब क्वेश्चन पूछा था तो क्या प्रॉब्लम हुई थी? वो श्योरिटी नहीं थी ना कि